वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, एम्बेडिंग। बेसिकली एम्बेडिंग होता क्या है? तो आपने देखा होगा कि ट्रांसफॉर्मर का जो आर्किटेक्चर होता है वो एम्बेडिंग को यूज करता है, ठीक है ना। तो काफी जगह एम्बेडिंग आजकल फेमस हो रही है। मैं आपको एकदम बेसिक समझाऊंगा कि एम्बेडिंग किस तरीके से काम करती है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कोई कंसर्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा चीज़ों को बेटर वे में। और इस वाले सेशन के अंदर हम पूरा बेसिक कवर करेंगे एम्बेडिंग का, जिससे आपको एक बेस सेट हो जाए और आप समझ पाओ कि एम्बेडिंग होता क्या है और किस तरीके से एम्बेडिंग काम करता है, और एक टेक्स्ट को वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। इस चीज के बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली एम्बेडिंग होता क्या है? किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी डिजिटल डेटा को एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं एम्बेडिंग, ठीक है। उसके बाद में सिमिलर मीनिंग आइटम्स हैव वेक्टर्स क्लोज इन स्पेस। सो बेसिकली अगर जो सिमिलर आइटम्स होंगे, सिमिलर वर्ड होंगे, तो उनका जो वेक्टर होगा ना, उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। आप सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, वो वर्ड आस पास होंगे। बेसिकली उनका एक ग्रुप होगा। जैसे एनिमल है तो मल्टीपल एनिमल्स जो होंगे ना, तो वो एक ग्रुप के अंदर, सर्कल के अंदर आएंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। सो बेसिकली कैट का ये वेक्टर है और डॉग का ये वेक्टर है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो मिनिमम आएगा कंपेयर टू कैट का बॉल से और डॉग का जब बॉल से निकालेंगे तो, ठीक है। इसके बाद आता है वोकैब साइज एंड एम्बेडिंग डायमेंशन। सो बेसिकली किसी भी डेटा के बारे में जानकारी लेने के लिए तो सबसे पहले आपके पास वोकेबुलरी होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज सेंटेंस का मीनिंग कैसे बनेगा, ठीक है। तो उस वर्ड का मीनिंग क्या है, उस टोकन का मीनिंग क्या है, उसके लिए वोकैब का होना जरूरी है, ठीक है ना। एक होता है DIM, मतलब उसको बोलते हैं डिम। तो एक वेक्टर की साइज को बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। जो अपन ने यहाँ पे वेक्टर देखे इनका डायमेंशन कितना है? 2 है, ठीक है। यहां तक क्लियर है चीजें। अब आगे आता हूं, हाउ एम्बेडिंग आर जनरेटेड, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सा स्टेटमेंट है, रैंडम इनिशियलाइजेशन। होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपको डॉग और कैट में सिमिलरिटी निकालनी है, मतलब इन दोनों को ग्रुपिंग करना है, ठीक है। कैसे करोगे? ये स्पेस में यहाँ पे है, ये स्पेस में यहाँ पे है। मैंने रैंडम यहाँ पे कोई वेक्टर डिफाइन कर दिया, जिससे इसकी पोजीशन एक्स वाई की पोजीशन ये है और एक्स वाई की डॉग की पोजीशन यहाँ पे है। अब मैं मेरे मॉडल को ट्रेन करूंगा, ठीक है। कुछ इसको मैं वेट दूंगा, वेट के बेसिस पे कैलकुलेशन करूंगा, जिससे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो सके, वो एक दूसरे के पास आ सके, और फिर बाद में मैं इसको एक ग्रुपिंग कर दूंगा कि ये एनिमल ग्रुप है, ठीक है। मैंने आपको एकदम सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन में आपने क्या करा कि एक्स और वाई दो वेक्टर डिफाइन कर दिए। उसके बाद फिर आपने अपने एल्गोरिथम चले, आपने कुछ वेटेज दिए, वेटेज देने के बाद में वो आपस में कैलकुलेशन करी और दो वेक्टर नए जनरेट हुए, जो कि आप एक दूसरे के आसपास है, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है, ठीक है। इस वजह से लर्निंग फ्रॉम कंटेक्स्ट। सो बेसिकली एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूं बैंक, ठीक है। बैंक का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, या फिर आप रिवर, मतलब नदी के किनारे को भी बैंक बोलते हैं। अब जब आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो उसका रिलेशन बैंक से होना चाहिए, उसका रिलेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या फिर रिवर से होना चाहिए। इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट अवेयरनेस। बंदा बोलना क्या चाहता है अपने इनपुट के अंदर। उसके बाद होती है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि जो भी आप डेटा को ट्रेन करते हैं, जो भी प्रोसेसेस आपके होते हैं, वो ऑप्टिमाइज हो और आपको बेटर आउटकम मिले। एक सिंपल सा लॉजिक होता है उसके पास। कैट सिट्स ऑन द मैट, ठीक है। द डॉग सिट्स ऑन द मैट, सिंपल सी बात है। अब कैट और डॉग दोनों एनिमल है, इन दोनों के वेक्टर आपस में स्पेस में क्लोज होंगे, ठीक है, जिससे सिमिलरिटी डिफाइन होती है। दोनों एनिमल है, ये हमको पता चलता है इस चीज से। इसके बाद आता है क्लासिक वर्ड लेवल एल्गोरिथम्स। सबसे पहले आता है वर्ड टू वेक्टर। सो बेसिकली होता क्या है, द डॉग चेज द कैट, ठीक है। अब इसमें डॉग क्या है? अगर आप देखेंगे तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर ना डॉग और कैट, आपके पास में जो है डॉग और कैट, इन दोनों का जो वेक्टर होगा ना, इनकी डिस्टेंस मिनिमम होगी, ठीक है। तो मतलब ये दोनों ज्यादा सेंस बनाते हैं इस वाले सेंटेंस के अंदर। तो आउटकम क्या आएगा? डॉग क्लोजर टू कैट देन अनरिलेटेड वर्ड्स। अनरिलेटेड वर्ड्स में क्या क्या आ जाएगा? चेज आ जाएगा, द आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें आ जाएंगी। अब इसके बाद चीजें डिफाइन करते हैं। ग्लोब, फैक्टोराइज ग्लोबल वर्ड ऑकरेंस स्टेट्स। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक यूनिवर्स है, ठीक है। सिंपल सी वे में समझने की कोशिश करते हैं कि कैट एक वर्ड है, मैट एक वर्ड है। तो इसको ऐसे समझो आप, थोड़ा सा और सिंपल करता हूं। वर्ड वन
किस वर्ड के साथ में ज्यादा आता है, वर्ड 2, वर्ड 3, तो उसके बेसिस पे फिर मैं बताऊंगा कि यार इसका इसके साथ में ज्यादा सेंस बनाता है। ठीक है, ये वाली एल्गोरिदम मुझे ये कहना चाहती है। ग्लोब में ऐसे काम होता है, मतलब जितनी एक वर्ड में और उसका दूसरे वर्ड के साथ में किस तरह से ऑकरेंस है, मतलब कितनी बार ये कॉम्बिनेशन रिपीट होता है, उसके बेसिस पे फिर वो आउटकम को जनरेट करने की और सिमिलरिटी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। कैट ऑफन को ओकर्स विद मैट, वेक्टर एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, क्योंकि कैट मैट पे बैठेगा। मैंने बहुत बार मेरे मॉडल को ट्रेन करा तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जहां पे कैट का और मैट का काफी सारा मुझे क्या मिला, ऑकरेंस मिला उसके बेसिस पे। ठीक है, अब आता है फास्ट टेक्स्ट। तो फास्ट टेक्स्ट में क्या होता है कि आपके पास में जो भी टोकन होता है उसको सब वर्ड एनग्राम में ब्रेक कर देते हैं। अब वहां पे आपको मल्टीपल एनग्राम्स मिल जाएंगे। और सो बेसिकली कोई नया वर्ड अगर आप देते हो और कोई आप क्रिटिकल वर्ड जब आप देते हो, ठीक है, उसको ये छोटे छोटे सब वर्ड्स में ब्रेक करके उसका मीनिंग और उसका सेंस निकालने की कोशिश करता है, फिर उसके बेसिस पे एम्बेडिंग को प्रिपेयर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंटेक्चुअल एम्बेडिंग। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं उसको हाईलाइट भी करूंगा। बाई एलएसटीएम। बाई एलएसटीएम का मतलब क्या होता है? बाई एलएसटीएम का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये न्यूरल नेटवर्क के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको लेयर 1 का कंटेक्स्ट लेयर 2 में पास करना है तो बिना मेमोरी के आप उसको पास नहीं कर पाओगे। जब आप उसको पास नहीं करोगे तो फिर आपकी सिमिलरिटी डिफाइन कैसे होगी? इसलिए आपके पास में लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी होना जरूरी है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर 3 चीज होती है। एक होता है फॉरगेट गेट कि किसको भूलना है, सिर्फ क्या चीज याद रखनी है। ठीक है, एक होता है इनपुट गेट। ठीक है, एक होता है आपके पास में आउटपुट गेट। ठीक है, इनपुट गेट का मतलब क्या है? सबसे पहले आता है फॉरगेट गेट में का मतलब क्या होता है कि आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एक लिमिट। जैसे एक सेंटेंस में 10 टोकन है, आपको 2 ही टोकन याद रखना है आगे लेयर में जाने के लिए। इनपुट गेट में क्या आपके पास में टोकन आ रहा है जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं आउटपुट गेट। आप किन टोकन को आगे लेके जा रहे हैं उसको बोलते हैं आउटपुट गेट। सो बेसिकली आउटपुट गेट का जो आउटपुट होता है एक हिडन लेयर में जाता है, उसको बोलते हैं हिडन गेट। ठीक है ना। यहाँ पे कोई डाउट है भी आपको? बाई डायरेक्शनल, आगे और पीछे ये दोनों तरफ जाता है। अगर आपको मॉडल में एक लेयर 1 से लेयर 2 जाना है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और लेयर 2 से लेयर 1 में जब आपको आना है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल एलएसटीएम। और ये कंटेक्स्ट को याद रखता है। इसकी वजह से जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो बेटर वे में कंटेक्स्ट फिगर आउट कर पाते हैं और वर्ड्स के बीच की सिमिलरिटी को निकाल पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बाई एलएसटीएम। ठीक है, अब एग्जांपल मैंने आपको बताया, बैंक इन डिफरेंट सेंटेंस वेक्टर डिफर्स। ठीक है, जैसे रिवर बैंक, रिवर के लिए भी एक बैंक होता है, मतलब किनारा है उसका, नदी का किनारा को बैंक बोलते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जहां पे पैसा स्टोर होता है उसको बैंक बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आपके पास में आता है बर्ट और रोबर्टा। सो ट्रांसफॉर्मर, एनकोडर, मास्क, लैंग्वेज मॉडलिंग, प्रीट्रेनिंग। सो मैंने आपको बताया था जो पिछला सेशन था उसके अंदर कि एनकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर होते हैं और डिकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर होता है, और कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मर दोनों चीजों को सपोर्ट करते हैं। तो उसी के बेसिस पे बर्ट होता है। टोकन वेक्टर, कंटेक्चुअलाइज, सेंटेंस पूलिंग नीडेड। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो वेक्टर्स होते हैं उनमें कंटेक्स्ट सेट किया जाएगा। ठीक है ना। उसकी वजह से अब बर्ट क्या है कि थोड़ा सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो उसको पुलिंग का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल सेंटेंस होंगे आपके पास में, फिर वहां से मल्टीपल वेक्टर्स बन के आएंगे, फिर उनके बीच में आप सिमिलरिटी और कंटेक्स्ट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपके पास में सेंटेंस लेवल का एम्बेडिंग क्या होता है। सो सेंटेंस लेवल में क्या होता है आपके पास में कि हाउ लॉन्ग इज द रिफंड। ठीक है, एग्जांपल में मैंने दिया कि हाउ लॉन्ग इज द रिफंड, तो रिफंड टेक्स हाउ मेनी डेज बेसिकली, राइट। इसका मतलब ये, मतलब यूजर ये बोलना चाह रहा है, तो मतलब मैं इसको इस तरह से समझूंगा। इसको बोलते हैं सेंटेंस बर्ड, मतलब जो यूजर कहना चाह रहा है, ठीक है, उसका इंटेंट क्या है, वो इंटेंट मुझे फिगर आउट करना है, उसके बेसिस पे फिर मुझे आउटकम को जनरेट करना है। ठीक है, और एक होता है यूनिवर्सल सेंटेंस एनकोडर, सेंटेंस एम्बेडिंग फॉर सिमेंटिक टास्क। सिमेंटिक के अंदर आप सिर्फ इंटेंट फिगर आउट करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना सिमेंटिक्स जितना भी होता है उन सब में इंटेंट फाइंड आउट करना जरूरी होता है। बिना इंटेंट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो।
यूजर बोलना क्या चाहता है, उसकी क्वेरी से क्या आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, उसको इंटेंट बोलते हैं, है ना। उसके बाद में आपके पास में दो अलग अलग तरह की लर्निंग होती है, जहाँ पे एक में पॉजिटिव लर्निंग को अलग से रखते हैं, नेगेटिव लर्निंग को अलग से रखते हैं, और फिर जो पेयर होते हैं उनको सेग्रीगेट कर देते हैं, फिर उसके बेसिस पे मैं आउटकम जनरेट करता हूँ मेरे, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा, इसको अपन बाद में कभी कवर करेंगे, थोड़ा सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे चीजों को। मल्टी मॉडल एम्बेडिंग क्लिप के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली क्लिप एक मॉडल है जो कि आपके पास में टेक्स्ट और इमेज दोनों के काम करता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि टेक्स्ट प्लस इमेज इन एनकोडर ट्रेन जॉइंटली। एग्जांपल क्या है, इमेज टेक्स्ट एक्यूट कैट वेक्टर्स क्लोज। सो बेसिकली इमेज सर्च, जीरो शॉट क्लासिफिकेशन, मल्टी मॉडल आरएजी, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, मल्टी मॉडल क्या होता है कि एक ही मॉडल से आप टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, इन सब का आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज है और एक आपके पास में टेक्स्ट है, तो इन दोनों का जो वेक्टर होगा वो क्लोज होगा। क्यों? दोनों की मीनिंग डिफाइन है, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों में सिमिलरिटी है। ये भी कैट की बात कर रहा है, वो भी कैट की बात कर रहा है। ये एक्सप्रेशन इसने डिफाइन कर रखा है, उसके बेसिस पे क्यूट कह रहा है, इसने एक्सप्रेशन के बेसिस पे बताया कि ये क्यूट है, ठीक है। इस वजह से इन दोनों के वेक्टर जो है पास में होंगे, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा। ये होता है मल्टी मॉडल एम्बेडिंग, ठीक है। अब आती है आपके पास में पूलिंग एंड सिमिलरिटी। तो सेंटेंस पूलिंग, सीएलएस, मीन, मैक्स, अटेंशन, सिमिलरिटी, मोस्टली कोसाइन सिमिलरिटी। सो बेसिकली अगर आप सिमिलरिटी निकालने जाएंगे ना, तो आपको सबसे फेमस चीज मिलेगी कोसाइन सिमिलरिटी। तो वही वाली बात है, कैट और डॉग के वेक्टर में अगर मैं वेट देके जब ट्रेन करने जाऊंगा, जब फाइनली जब सिमिलरिटी निकालूंगा, तो मैंने कोसाइन का फॉर्मूला उसको दिया और उसने बाद में सिमिलरिटी निकाल के दे दिया कि ये एनिमल ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है, इस वजह से। अब उसके बाद में इंडेक्सिंग एंड एएनएन, इसको अपन बाद में कभी कवर करेंगे। थोड़ा सा मुझे आर्किटेक्चर के डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, क्यों जरूरी होती है और किस तरीके से इनको बेटर वे में यूज किया जा सकता है। अब मैं आता हूँ स्टैंडर्ड एम्बेडिंग में। तो किसी भी आरएजी पाइपलाइन में एम्बेडिंग किस तरीके से दिखता है? सो बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट को सबसे पहले आप टोकनाइजर को दोगे। तो टोकनाइजर ने क्या करा, जो आपके पास टेक्स्ट आया उसको लॉजिकल चंक में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद आपने इसको एम्बेडिंग मॉडल को दिया। एम्बेडिंग मॉडल को जब आपने इसको दिया, तो उसने आपके लिए वेक्टर बनाया और वेक्टर का मेटा डेटा उसने आपको दिया, ठीक है। और उस वेक्टर के मेटा डेटा को फिर आपने वेक्टर डीबी में, वेक्टर डीबी कौन सी? पाइनकोन वेक्टर डीबी होती है, काफी सारी होती है, बट मैंने पाइनकोन पे एक डिटेल में आर्किटेक्चर का वीडियो बनाया, आप उसको जाके देख सकते हो। फिर आपको समझ में आएगा कि वेक्टर डीबी किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से डिस्क पे डेटा स्टोर करती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, सो बेसिकली आपने यहाँ पे वेक्टर डीबी में पूरा डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में जब यूजर की कोई क्वेरी आएगी, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? टोकनाइजर का यूज करोगे। टोकनाइजर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जहां पे आप बीपीई टोकन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न आर्किटेक्चर यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेरी एम्बेडिंग करोगे, फिर एएनएन सर्च करोगे, ये होता है इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। फिर आता है रिट्राइव चंक्स, ठीक है। टॉप के रिजल्ट जब आपको मिल गए, मिलने के बाद में फिर आपने क्या करा, उन वेक्टर के कोरस्पोंडिंग आपको टेक्स्ट निकालना है। सो बेसिकली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप वेक्टर को टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपने यूजर का क्वेरी लिया, क्वेरी को टोकन में कन्वर्ट करा, टोकन को कन्वर्ट करने के बाद में आपने क्वेरी की एम्बेडिंग करी, एम्बेडिंग में आपको वेक्टर्स मिले, उसको फिर आपने, जैसे आप वेक्टर डीबी में सर्च करने जाते हैं, सबसे पहले वो इंडेक्सिंग कैशे में चेक करेगा डेटा, कैशे में नहीं तो पहले वो इंडेक्सिंग करता है, इंडेक्सिंग करने के बाद फिर सर्च करता है, ठीक है। इसलिए एएनएन सर्च बोलते हैं इसको, मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में आपको। फिर उसके बाद उसको जो वेक्टर आउटकम में मिले, टॉप के रिजल्ट जो उसको मिले हैं, उसके बाद में उनको टेक्स्ट निकालना है और फिर उस टेक्स्ट को वो एलएलएम को भेजेगा, ठीक है, एलएलएम को भेजेगा, फिर उससे इंटेंट जानने की कोशिश करेगा और फाइनली फिर एक आंसर को प्रिपेयर करेगा, एक रेस्पॉन्स को प्रिपेयर करेगा। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेक्टर से डायरेक्टली टेक्स्ट नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आप जब वेक्टर डीबी में डेटा स्टोर करते हो, तो आप वेक्टर के साथ में आप उसका ओरिजिनल टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हो। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है
क्योंकि वो आपका ऑप्टिमाइज नहीं होता, आपकी डॉक्यूमेंट की साइज बढ़ जाती है उससे, ठीक है ना। सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो। तो बेटर तरीका क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट की आईडी सिर्फ उस वेक्टर के साथ में स्टोर करो, और डॉक्यूमेंट को आप किसी भी NoSQL में स्टोर कर लो, चाहे वो इलास्टिक सर्च में आप स्टोर कर लो, चाहे आप MongoDB में स्टोर कर लो। अगर आपको फुल टेक्स्ट सर्च करना है तो आप उसको इलास्टिक सर्च में स्टोर करेंगे। अगर आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट का आईडी से अगर आपको मैचिंग निकालनी तो आप उसको MongoDB किसी भी बोसन फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपके पास एक आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने आपका एक और कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दिया। अगर आपको किसी भी बिजनेस डेटा के ऊपर अगर RAG बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको वो डेटा चाहिए होगा, राइट। तो सबसे पहले आपके पास डेटा की हिस्ट्री होगी, डेटा की फाइल्स होंगी। उन फाइल्स को आप लॉजिकल चंक्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट में ब्रेक करने के बाद में आप उनकी एम्बेडिंग मॉडल में उनको डालेंगे और उनकी एम्बेडिंग जनरेट करेंगे। एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट टू वेक्टर में कन्वर्ट करना। और जो फाइनली आपको वेक्टर मिला है उसको आप डॉक्यूमेंट आईडी के साथ में अटैच करके आप उसको कहां डाल देंगे, वेक्टर डेटाबेस के अंदर डाल देंगे। अब जब आपके पास कोई यूजर की क्वेरी आएगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस वाली वेक्टर की क्वेरी को टोकन में ब्रेक करेंगे, उससे वेक्टर जनरेट करेंगे और सिमिलर वेक्टर फाइंड आउट करेंगे रिजल्ट्स की, मतलब पूल ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं आप उसको। तो बेसिकली टॉप के रिजल्ट वो रिटर्न करता है। फाइनली आप उसको मर्ज करके आपको रिट्राइव चंक्स मिल जाएंगे सारे। उसके बाद में फिर आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो डॉक्यूमेंट आईडी मिली है उससे आप उन टेक्स्ट को निकाल लोगे। टेक्स्ट निकालने के बाद आप उस टेक्स्ट को LLM को दे दोगे, फिर LLM आपको आंसर दे देगा जो आपको चाहिए, रेस्पॉन्स जो चाहिए आपको रेस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा एम्बेडिंग आर्किटेक्चर, एम्बेडिंग इकोसिस्टम काम करता है। मैंने एकदम सिंपल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करी है। किसी भी तरह का डाउट अगर आपको कंसर्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने पाइथन का छोटा सा एग्जांपल लिया यहाँ पे, ठीक है। एल्गोरिथम एग्जांपल्स में बात करता हूँ। द डॉग चेज द कैट, डॉग क्लोजर टू कैट, ठीक है। फास्ट टेक्स्ट में क्या होता है कि n ग्राम्स में वर्ड को ब्रेक करता है, जो तो मीनिंगफुल मतलब वर्ड बनाने, सेंटेंस निकालने की कोशिश करता है। या जैसे आपने n ग्राम में छोटे छोटे सब वर्ड्स में उसको ब्रेक कर दिया तो मीनिंगफुल लेकर आपके पास चीजें बन जाए, न्यू वर्ड से मीनिंगफुल बने, उसको डिफाइन करता है। एस वर्ड क्या होता है, हाउ डू आई रिटर्न ए प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रिटर्निंग द आइटम। सो बेसिकली अगर आपने यूजर ने कोई क्वेरी डाला तो उसको बेटर उसको रिफेज करके, मतलब पैराफ्रेज करके रिप्रेजेंट कैसे करना है उसको बोलते हैं एस वर्ड। बेसिकली समझ गए, पैराफ्रेजिंग करना, यूजर की क्वेरी को पैराफ्रेजिंग करना या रिफेज करके सही वे में रिप्रेजेंट करना इज द एस वर्ड, ठीक है। क्लिप क्या होता है, इमेज, डॉग, वेक्टर, टेक्स्ट, अ डॉग प्लेइंग इन अ पार्क, वेक्टर, हाई सिमिलरिटी, ठीक है। मतलब एक मॉडल दोनों काम कर रहा है, टेक्स्ट और इमेज, ठीक है। इन दोनों का जो डेटा आ रहा है इनके पास कॉमन वेक्टर होगा, उसके बेसिस पे इनकी सिमिलरिटी ज्यादा होगी, हाई सिमिलरिटी होगी, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा एम्बेडिंग आर्किटेक्चर काम करता है, ठीक है। अब की टेक अवेज क्या है, हमने हालांकि इसके बारे में तो डिस्कशन करा ही नहीं है। क्या बोलते हैं, इसके बारे में अपन ने डिस्कशन नहीं किया है। अपन ने इंडेक्सिंग के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। कैशिंग, फाइन ट्यूनिंग एंड मॉनिटरिंग, इनके बारे में भी अपन फ्यूचर जो अपने लेसन होंगे उनमें समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला लेसन जो था वो एम्बेडिंग का बेस सेट करने के लिए था। अगर आपका एक बार बेस सेट हो गया उसके बाद आप चीजों को इजीली अडॉप्ट कर लोगे, ठीक है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग नॉलेज और डीप डाइव आर्किटेक्चर को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।